इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम 2023-24 में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का विषय है संस्कृत भाषा शिक्षण। यहाँ कहा जाता है कि ये जो प्राचीन हमारे ऋषि हैं, महर्षि पाणिनि, जिनको संस्कृत भाषा का जनक भी माना जाता है, इन्होंने संस्कृत भाषा शिक्षण के बारे में जो अपना विचार दिया, आज वह विचार सर्वमान्य रूप से माना जाता है। आगे हम करते हैं संस्कृत भाषा शिक्षण के सिद्धांत। पहला है स्वाभाविकता का सिद्धांत। स्वाभाविकता का अर्थ होता है किसी भी भाषा को बिना किसी दबाव के स्वाभाविक रूप से घर के वातावरण में सीखना। जब बालक घर में भाषा को सीखता है तो वह भाषा को स्वाभाविक रूप से सीखता है, अर्थात उस भाषा को बोलने वाले लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं और वह उन सब की बातों को सुनकर बिना किसी व्याकरण ज्ञान की सहजता से उस भाषा को सीख लेता है। तो कहने का भाव यह है कि अगर हम भाषा को स्वाभाविक रूप से भैया बहनों को सिखाते हैं तो वह भाषा उसके लिए बोधगम्य हो जाता है। अब हम आते हैं कि इस सिद्धांत के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इस प्रकार है। इस स्वाभाविकता के सिद्धांत के अंतर्गत भाषा स्वभाव से ही सीखी जाती है। भाषा सीखने में किसी तरह का कोई दबाव नहीं महसूस होना चाहिए। इसके लिए अध्यापक को संस्कृत भाषा में ही व्यवहार करना है, अर्थात संस्कृत का प्रयास करना है कि संस्कृत को संस्कृत में ही सरल रूप से पढ़ाए। संस्कृत के श्लोक और बाल गीत इसका आयोजन होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों के अंदर तत्परता आती है और सहज भाव से संस्कृत के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है। शुद्ध उच्चारण का अभ्यास भी कराना चाहिए, क्योंकि भाषा की शुद्धता ही भाषा का मानक रूप होता है। इसमें बालक भय रहित और कृत्रिमता से रहित अधिगम करता है। अगर सहज भाव से भाषा सीखेगा, बच्चों के अंदर भय नहीं रहता और निर्भय होकर के बिल्कुल कृत्रिम भाव से, कृत्रिमता से रहित वह भाषा को अधिगम करता है। महत्वपूर्ण श्लोकों एवं सूक्तियों को कक्षा में लगाना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब कक्षा में वो भित्ति चित्र में श्लोक रहते हैं तो श्लोक को बार बार देखता है। जब देखता है तो उसके अंदर वह भाव जागृत होता है। सूक्तियों को जब बार बार देखता है तो उसके अंदर चारित्रिक गुणों का विकास होता है। संभाषण शिविर का आयोजन। किसी भाषा को सीखने के लिए संभाषण की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें बच्चे तत्परता से भाषा को सीखते हैं। अब दूसरा है रुचि का सिद्धांत। पिनसेट ने द प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग मेथड पुस्तक में इस सिद्धांत को स्पष्ट किया है
कि जिस विषय में बालक की रुचि होती है वह उस विषय को शीघ्रता से सीख लेता है। तो सबसे पहला कार्य विषय के प्रति बच्चों को रुचि जागृत करना, और यह रुचि तभी जागृत होगी जब वह बालक उस विषय के प्रति अपनी समझ को विकसित करता है। अतः इस हेतु शिक्षक को दृश्य श्रव्य उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। दृश्य श्रव्य उपकरण बच्चों को साक्षात्कार करा देता है कि जो हम उसे प्रस्तुत करना चाहते हैं, जो उसे देना चाहते हैं, उसको वह सीखता है। कथा विविधता प्रसंगों के माध्यम से शिक्षण कराएं। कथा, ये जो कथा की जो शैली है वह बच्चों को आकर्षित करने के लिए बहुत ही रोचक शैली है। उसमें बच्चे रुचि से भाग लेते हैं, कहानी को सुनते हैं, कहानी के आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, और उस अंत में जो कथा का भाव है, उस कथा के प्रति जो उसके अंदर भाव उत्पन्न हुआ, उस भाव को हम उजागर करते हैं और अपने अंदर उसे समेट करके उसकी जीवंतता को सदैव बनाए रखते हैं। क्रीड़ा माध्यम से शब्द धातु रूप का ज्ञान कराएं। पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ें। ये बहुत, अगर हम क्रीड़ा माध्यम से बच्चों को बताते हैं तो बच्चे उत्सुकता से भाग लेते हैं और सहज भाव से व्याकरण के अंश को भी सीख लेते हैं, और उसके अंदर जो पूर्व ज्ञान है, पहले से उसके अंदर जो आरोपित ज्ञान है, उस ज्ञान को आधुनिक ज्ञान से जब हम जोड़ते हैं तो वह बच्चा जो है सक्रियता के साथ आगे बढ़ता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन जैसे अंताक्षरी, वाद विवाद, भाषण, निबंध लेखन, सस्वर वाचन आदि का आयोजन। पाठ की सहगामी क्रियाएं पाठ को बोधगम्य बनाने के लिए बहुत ही उपयुक्त शैली। अगर हम अंताक्षरी की प्रतियोगिता कराते हैं तो इससे बच्चों के अंदर शब्द का सामर्थ्य बढ़ता है, और कहा जाता है कि जिस बच्चों के अंदर शब्द का सामर्थ्य बढ़ गया वह भाषा को सीखने में कोई देरी नहीं करेगा, क्योंकि वह स्वस्फूर्त जो है नवीन से नवीन शब्दों का सृजन करेगा और इससे उसका भाषा का विकास होता है। वाद विवाद, वाद विवाद से क्या होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। अगर वाद विवाद किसी विषय पर करता है, कोई विषय अगर देते हैं उस पर वह वाद विवाद करता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का बढ़ जाता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है वह विषय को गहराई से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता है। भाषण, निबंध लेखन, और अंत में स्वस्वर वाचन। स्वस्वर वाचन अगर वह करता है तो वह भाषा उसके लिए जीवंत बन जाता है और वह जीवन में कभी भूलता नहीं। अब आगे है क्रियाशीलता या अभ्यास का सिद्धांत। बालक करके सीखने में ज्यादा भरोसा रखता है। अगर बच्चों को हम कुछ करके अगर बार बार वह कार्य को करता है तो वह उसके चित्त में अस्थायी हो जाता है। कठिन शब्दों और ध्वनियों के उच्चारण का अभ्यास कराना चाहिए। जो भी कठिन शब्द है उसका उच्चारण बार बार अगर करता है तो वह कठिन शब्द को भी सरल भाव से सीख लेता है। संस्कृत भाषा में विचार अभिव्यक्ति, संस्कृत भाषा में विचार की अभिव्यक्ति जब बच्चे करते हैं तो वह संस्कृत को आसानी से सीखता है और वह फिर बेझिझक प्रस्तुत भी करता है। एक दूसरे को समझाने में भी वह बेझिझक आगे आता है। व्याकरण के विभिन्न अंगों का सिद्धांतता हस्ता, अगर हम बीच बीच में जो व्याकरण के अंश आते हैं अगर वो बच्चों को हम बताते हैं तो उसके अंदर वह व्याकरण में सिद्ध हो जाता है और व्याकरण के दृष्टिकोण से वो बच्चा परिपक्व हो जाता है। संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से पढ़ाना, अगर हम भाषा को भाषा माध्यम से पढ़ाते हैं तो वह भाषा
बच्चों के लिए बोधगम्य होता है और भाषा के प्रति उसकी रुचि जागृत होती है और उस भाषा को उस भाषा में प्रवाह के साथ पढ़ाते हैं। संस्कृत अनुच्छेदों का गति प्रवाह शुद्धता पूर्वक जोर जोर से पढ़ाना। कोई अनुच्छेद है, अनुच्छेद को अगर यदि प्रवाह के साथ पढ़ता है तो उसके अंदर प्रश्न निर्माण करने की क्षमता बढ़ जाती है। और कहा जाता है कि जब बच्चों के अंदर प्रश्न निर्माण की क्षमता बढ़ जाए तो वे बच्चे उस पाठ को आसानी से समझ लेते हैं और उस ज्ञान को अस्थायी भी रखते हैं। मौन वाचन अभ्यास हेतु पतंजलि के 3 बिंदुओं का अनुकरण करवाना, जो इस प्रकार है। पहले रुचि, अर्थात रुचि पूर्वक अभ्यास। रुचि पूर्वक अभ्यास जब करेगा तो फिर वह अभ्यास से कभी पीछे अपने आप को नहीं मोड़ेगा। निरंतरता, सतत अभ्यास। वैराग्य अर्थात अभ्यास के बाधक तत्व से दूरी। थॉर्नडाइक का प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, जिसके प्रभाव के 3 नियम इस सिद्धांत पर आधारित हैं। ये जो तीनों सिद्धांत हैं ये थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। विभक्ति, हमेशा बच्चे जो हैं भूल और प्रयत्न करते हैं, फिर सुधार करते हैं और वह सीखते हैं। मौखिक कार्य सिद्धांत, इसमें छात्र को अधिकाधिक बोलने का अवसर देना चाहिए। संस्कृत शब्दावली और व्याकरण के विभिन्न रूप मौखिक रूप से सीखे जा सकते हैं। लिखित कार्य का आधार मौखिक अभिव्यक्ति है। अगर हम कोई लिखित कार्य करते हैं और उसे प्रस्तुत कर देते हैं, मौखिक अभिव्यक्ति कर देते हैं, तो वह फिर लिखित कार्य भी हमारा पूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम मौखिक, तत्पश्चात लिखित कार्य करवाना चाहिए। इससे बालक सक्रिय रहता है और उसका ज्ञान चिरस्थायी होता है। अब है अनुपात क्रम का सिद्धांत। अनुपात का एक उद्देश्य क्या होता है? वह ज्ञानात्मक होता है, भावनात्मक होता है और क्रियात्मक होता है। तो ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक ये उचित अनुपात है भाषा को बोधगम्य बनाने का। अतः उद्देश्यों पर क्रमानुसार बल देना चाहिए। जो उद्देश्य है, जो उसमें हम डालना चाहते हैं, अगर वह क्रमानुसार उस पर हम बल देते हैं तो उस ज्ञान को अस्थायी करने में हम अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए है ग्रहण, श्रवण और पठन के पश्चात अभिव्यक्ति, भाषण और लेखन पर बल। जब हम गृह कार्य देते हैं, गृह कार्य 2 रूप में देते हैं। इस स्मरण करके आए, याद करके आए, या इसको लिख करके लाए। तो स्मरण करके लाए तो वह बच्चा क्या करता है? बार बार उसको पढ़ता है और याद करके फिर उसको सुनाता है। तो सुनाने के बाद जब हम पीठ थपथपा देते हैं उसकी, वह और प्रसन्न हो जाता है और फिर वह आगे दुगुना उत्साह के साथ जो है फिर वह याद करके आता है। इसलिए कहा जाता है कि जब हम कोई भी गृह कार्य दें और उसको बच्चों से सुन लेते हैं और सुन करके उसका पीठ थपथपा देते हैं, तो वह बच्चा आपके प्रति बिल्कुल सहजता से, सरलता से आपसे जुड़ जाता है और फिर आप उसे जो भी कहते हैं वो उसे करता है। प्राथमिक स्तर पर मौखिक कार्य ये दिया है। मुख्य रूप से जो है हम लोग प्राथमिक स्तर उसमें मौखिक कार्य देना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसमें दिलचस्पी ज्यादा। उसको लिखित कार्य दे देंगे ज्यादा तो उसको बोझ लगेगा, फिर उसको लगेगा करे तो बार बार लिखने दे देते हैं, तो फिर वह रुचि के साथ उस कार्य को नहीं करेगा। अगर मौखिक कार्य देते हैं तो वह रुचि के साथ करेगा, क्योंकि वह सुनाएगा तो उसमें आत्मबल का विकास होता है। माध्यमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक आधारित व्याकरण का ज्ञान भी देना चाहिए, क्योंकि बच्चे जब माध्यमिक स्तर पर जाते हैं तो उसका जो IQ लेवल है थोड़ा बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है तो उसमें व्याकरण के प्रति उसको सजग करना, इसलिए व्याकरण आधारित ज्ञान भी देना चाहिए। और उच्च स्तर पर अनुवाद रचना आदि। अनुवाद करने से क्या होता है? उस भाषा के प्रति उसकी गहराई बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे बच्चों का स्तर बढ़ता जाता है, तो इस क्रम से अगर हम ये कार्य का निष्पादन करते हैं तो बच्चों को हम सजग रूप से और सहज रूप से उसको हम आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में कहें तो पढ़ने से पहले बोलना, नेत्रों से पहले कान, आवृत्ति से पहले प्राप्ति के सिद्धांत का उपयोग स्वतंत्र कार्य से पूर्वाभ्यास एवं
व्यक्तिगत रूप से पूर्व सामूहिक का वह करता है ना। ऐसे भी कहा जाता है कि भाषा सीखने की 4 विधि है, श्रवणम, भाषणम, पठनम, लेखनम। पहले वह सुनता है और सुन करके तब उसे बोलने का अभ्यास करता है, और जब बोलता है वह और सहजता से बोलना सीख जाता है तब वो पढ़ने लगता है। जब पढ़ने लगता है तब फिर उसको लिखना चाहिए, तब वह लिखने। तो भाषा का जो ये 4 चतुर्विध कौशल है, इसका ये क्रम है, क्योंकि पहले श्रवण शक्ति का ही विकास होता है, ऐसा हमारे विद्वानों का मत है, विद्वानों का मानना है। तो श्रवण शक्ति पहले श्रवण कौशल का विकास करता है, तब वो उसके बोलने का विकास होता है, वह बोलता है। उसके बाद उसको अस्थायी बनाने के लिए वह पढ़ता है, फिर उसे लिखता है, तो वह फिर उसका ज्ञान जो है अस्थायी रूप से उसके अंदर समाहित हो जाता है। वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, ये शिक्षक का छात्र एवं बुद्धि के अनुसार बालक को अवसर प्रदान करना चाहिए। हमारे कक्ष में सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो बच्चों के विकास के लिए जो छात्र का स्तर है, उसका जो IQ लेवल है, उस पर हमको जाना चाहिए और उसके अनुसार ही बालक को अवसर प्रदान कराना चाहिए। सभी छात्र अलग अलग, जैसे कुछ कुशाग्र होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कुछ मंद बुद्धि के होते हैं। ये कक्ष में प्रायः ऐसे बच्चों का सामना होता है। तो अतः इसके आधार पर ही शिक्षण कराना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो सभी बच्चे सक्रियता से, जो मंद बुद्धि के बालक हैं वो भी सक्रियता से भाग ले सकते हैं, अगर हम उसके IQ लेवल तक जा करके अगर हम उसका शिक्षण करते हैं। अब है अलग अलग छात्रों के अनुसार अपने शिक्षण का स्तर रखना, ये देखना होगा। ये शिक्षक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर हम अलग स्तर पर एक जैसे प्रयोग अगर हम कर देते हैं तो वह क्लास बिल्कुल नीरस क्लास होगा, और नीरस क्लास में सबसे नुकसान होता है मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं, क्योंकि जो कुशाग्र बुद्धि वो तो आगे बढ़ ही जाएगा, वो सब सीख लेगा, वो पहले से भी पढ़ा है, जानता भी है उसको, तो वह तो समझ लेगा। लेकिन जो मंद बुद्धि के बालक हैं उसका वहां विकास नहीं हो पाएगा। अतः बच्चों के स्तर तक जाकर उसके अनुसार से शिक्षण प्रदान करना, यह शिक्षण की अहम भूमिका होनी चाहिए। अब है समवाय सिद्धांत। समवाय सिद्धांत का अर्थात होता है साथ में ही, जैसे पाठ हम पढ़ाते हैं तो उसका जो अपेक्षित अंश है उसका ज्ञान प्रदान करना। कभी कभी क्या होता है, विषय से हट करके जो भी उसको कुछ दृष्टांत के साथ उसको समझाने का कोशिश करते हैं, तो समझाने की जो कोशिश करते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अपेक्षित जो अंश है उसको पाठ के साथ ही जोड़ करके पढ़ाना चाहिए। पाठ पुस्तक के साथ ही व्याकरण आदि का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। ऐसे व्याकरण अगर पढ़ाएंगे तो फिर बच्चों में वो व्याकरण निरस्ता ला देगा। इसलिए पाठ पुस्तक के साथ अगर व्याकरण हम पढ़ाते हैं तो वह व्याकरण का ज्ञान भी उसका अस्थायी होता चला जाएगा, और व्याकरण के प्रति उसमें सजगता आती चली जाएगी, और भाषा की शुद्धता जो है उसमें निरंतरता जो है के साथ आती रहेगी। पाठ को दृश्य श्रव्य उपकरणों के साथ पढ़ाना, तो दृश्य श्रव्य उपकरण के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे सक्रियता से उसमें भाग लेते हैं और उसको देखते हैं, मन जो चीज सुनते हैं उसको देख भी लेते हैं, तो फिर उसकी रुचि और बढ़ जाती है। श्लोक पाठ के समय ही उससे संबंधित ग्रंथ, कवि इत्यादि का नाम बताना। श्लोक पढ़ा रहे हैं, यह श्लोक कहाँ से है? नीति श्लोक है। अब ये नीति श्लोक जो है कहाँ से लिया गया है, या ये जो सुभाषित श्लोक हम पढ़ाते हैं ये कहाँ से लिया गया है, ये बताना। इससे क्या होता है कि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है इसका विकास होता है, श्लोक भी सीख लेता है और इसके साथ साथ ये जान जाता है कि ये संदर्भित श्लोक हम कहाँ से है और किन किन शास्त्रों से ये लिया गया है, कहाँ से लिया गया है, वह बच्चा जान भी जाता है। अतः श्लोक पाठन के क्रम में यह भी ज्ञान देना आवश्यक है। अब है चयन और विभाजन का सिद्धांत। पुस्तकों के पाठों को पढ़ाने के लिए पाठों का चयन पूर्व उत्साह, मुख्य दिवस, ऋतु के आधार पर करना चाहिए। जैसे अभी मकर संक्रांति का उत्सव है, अगर मकर संक्रांति का पाठ पढ़ाना है तो मकर संक्रांति से अगर 2 दिन पूर्व पढ़ा देते हैं तो उस बच्चे को लगता है ये तो आने वाला जो त्यौहार है इसके बारे में हम जान गए। उसी तरह से दिवाली है तो दिवाली के पहले दिवाली का पाठ,
या दिवाली से पहले दिवाली की कविता जो भी है, अगर उसको हम पढ़ा देते हैं तो वह बच्चा जो त्योहार है उस त्योहार को भी जान जाता है और उस पाठ को भी समझ लेता है। अब जैसे कि स्वतंत्रता दिवस पाठ को 15 अगस्त के आसपास पढ़ाना, होली दीपोत्सव इत्यादि पाठों को इस त्योहारों के आसपास पढ़ाना आदि। अब ऐसा करने से छात्रों को इन विशेष दिवसों का ज्ञान भी हो जाता है और अच्छी प्रकार से प्रत्येक तरीके से वह जो है सीख भी लेता है कि नहीं 15 अगस्त में ये सब होता है। अब फिर दूसरे दिन वह करके देख लेता है कि नहीं इस तरह का कार्यक्रम होता है और ये आचार्य जी कल ही बताए थे और ये आज हम देख भी लिए। तो इससे क्या होता है, उसका ज्ञान अस्थायी हो जाता है। संस्कृत की शिक्षण विधि, तो संस्कृत की शिक्षण विधि में प्राचीन रीति है, नवीन रीति है और नवीनतम विधि है। अभी तो हम लोग प्रयोग करते हैं ये नवीनतम विधि का करते हैं। कुछ प्राचीन विधि है, प्राचीन विधि में है पाठशाला विधि, तो पाठशाला विधि में है मौखिक शिक्षण विधि। पहले जो गुरुकुल में शिक्षण होता था उसमें मौखिक रूप से बच्चों को सिखाया जाता था। पारायण विधि, पारायण विधि में खास करके वेद के मंत्रों को, रामायण के श्लोकों को, महाभारत के श्लोकों को, महाभारत के श्लोकों को, ये पूरा जितना भी श्लोक है सबका एक बार पाठ पढ़ाना, 2 बार 3 बार 5 बार, इस तरह से पारायण विधि में ये होता था कि एक बार समस्त पाठों को पढ़ा देना, पुनः उसकी पुनरावृत्ति कराना। इससे क्या होता है कि अभी बहुत ऐसे स्थान पर देखेंगे कि गीता के जितने श्लोक हैं ये 700 श्लोक बच्चों को याद है। ये कैसे याद हो पाता है? इसी पारायण विधि के द्वारा। अब है वाद विवाद, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। उसके बाद प्रश्नोत्तर, तो प्रश्नोत्तर विधि जो है यह बिल्कुल सटीक और सुंदर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि इसमें बच्चे ज्यादा रुचि से भाग लेते हैं। उसको लगता है अरे मैं भी तो बताया, नहीं तो कम से कम दूसरा जो बताया उसको सुन तो लेता है। इसलिए यह विधि बहुत ही उत्तम विधि है। कथा कथन, कथा कथन की चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि कथा कथन के माध्यम से बच्चों के अंदर अस्थायी ज्ञान को दिला सकते हैं और रुचि के साथ अगर यदि वह भाषा को सीखेगा तो वही कथा कथन विधि। उसके बाद व्याख्यान विधि, व्याख्यान विधि खास करके उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए होता है जहाँ बच्चे भाषा को बोधगम्य बना चुके हैं, सीख चुके हैं, वहाँ व्याख्यान विधि जो है सर्वोत्तम विधि माना जाता है। उसके बाद कक्षा नायक, कक्षा नायक प्रायः जो है कक्षा में जो क्लास मॉनिटर कहते हैं उसका जो सिलेक्शन करते हैं, तो सिलेक्शन में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि वह बच्चा विषय के प्रति गंभीर हो, अनुशासन के प्रति गंभीर हो, वह अपने कक्षा कक्ष का नियंत्रण अच्छी तरह से कर सके। तो कभी कभी उन बच्चों को हम भाषा शिक्षण में भी लगाएं, ऐसा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चे वह कक्षा नायक जो है उस विषय का प्रस्तुतिकरण करता है तो कक्षा के जो बच्चे हैं वो कहेंगे करे मेरा जो कक्षा नायक है ये सर्वश्रेष्ठ है, ये विषय का प्रतिपादन भी बढ़िया से कर सकता है और उसका जो कक्षा है बिल्कुल नियंत्रित कक्षा होगा और जैसे कहते हैं बोलती हुई कक्षा होगा और सारे बच्चे उसके सजग होंगे। उसके बाद व्याकरण विधि, व्याकरण विधि जटिल विधि है, जटिल विधि है लेकिन भाषा को सरल बनाने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त विधि है। अतः व्याकरण जो भाषा का हम पाठ करते हैं तो उसमें जो व्याकरण के अंश आते हैं, व्याकरण के भाग आते हैं, उससे जरूर बच्चों का परिचय कराना चाहिए। तभी जो है वह बच्चा उस भाषा को सुगमता से और सरलता से सीख सकता है। अब नवीन विधि, मैकाले पद्धति से शिक्षण में प्रयुक्त विधि नवीन विधि कहलाती है। इसमें पाठ्य पुस्तक विधि है, प्रत्यक्ष विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, व्याख्या विधि है, व्याकरण विधि है, हरवर्ती पंचपदी है। तो हरवर्ती पंचपदी में क्या होता है,
प्रस्तावना है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये उन्मुखीकरण है। हमको जो पढ़ाना है उसको पहले से हम जो है उसकी तैयारी करके हैं, और उसमें क्या हमको पढ़ाना उसको प्रस्तावना के रूप में हमने जो है नोट कर लिया है। विषयोपस्थापना यानी प्रदर्शन, हमको क्या पढ़ाना है, उसमें कैसे पढ़ा सकते हैं, ये भी जरूरी है। तुलना क्या है कि जो पूर्व पाठ में हम पढ़ाए, पहले जो उसको दिए, उसको अपने नवीन पाठ से जोड़ना। तो जब ऐसा हम करते हैं तो उसको लगता है कि बड़ा तारतम्य के साथ आज पढ़ा रहे हैं। कल जो हम पढ़े थे आज उससे एकदम लगता है कि कल जो पढ़े हैं वो भी याद हमको हो गया, आज जो पढ़ रहे हैं, आज जो पढ़ना है ये भी हमको याद हो गया। इससे क्या होता है, पुरानी बातों को बच्चा भूलता नहीं। उसके बाद है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण में मूल रूप से क्या होता है कि हम जो हम पढ़ाए हैं बच्चा उसमें कितना बोध कर सका, कितना सीख सका, इस माध्यम से हम जान जाते हैं। तब उसको देते हैं प्रयोग करने के लिए। तो वो जो सीखा है सही रूप में कितना सीखा है, तो प्रयोग के माध्यम से वह बता देता है कि वह भाषा जो है कितना बोधगम्य रूप से वह सीखा है। और साथ में मूल्यांकन विधि, और तब जब हम मूल्यांकन करते हैं तो हमारा जो परिणाम होता है वह आशातीत परिणाम होता है। अब शिक्षण के नवीनतम उपागम या नवीनतम विधियां, संस्कृत भाषा के शिक्षण को और अधिक सहज, सरल और प्रभावी बनाने के लिए आधुनिक युग में नए ढंग से शिक्षण कार्य किए जा रहे हैं। क्या, जिसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा को रटने की प्रवृत्ति से दूर करना। अगर हम रटने की प्रवृत्ति रखते हैं तो उसके सिद्धांतों को बोधगम्य बनाना, छात्रों में चिंतन शक्ति का विकास करना, यह सभी नवाचार संस्कृत शिक्षण की नवीनतम उपागम के अंतर्गत आते हैं। और ये नवीनतम उपागम में कुछ बिंदुएं हैं। सूक्ष्म शिक्षण उपागम, समस्या समाधान उपागम, परियोजना कार्य, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण आधारित अध्ययन, अभिकर्मित अनुदेशन, संप्रेषण आधारित शिक्षण, संग्रंथन उपागम और निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण। इन सब बिंदुओं को अगर हम देखेंगे तो लगेगा कि नहीं जो है इस सारे बिंदुओं का अगर प्रयोग करते हैं तो वह बच्चा जो है भाषा के प्रति बिल्कुल सजग और सुगम रूप से उसे सीख सकता है। धन्यवाद।